नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। आज से हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, जहां पर साक्षात्कार होता है, जब आप नौकरी करते हैं, हर दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं, भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत में ही नौकरी करनी है, भारत के बारे में जानना है, भारत के बाहर भी नौकरी करनी है, तब भी भारत के बारे में जानना है। और भारत तो एक ऐसा देश है जो इसमें लीड कर रहा है। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जा रहे हैं, तो भारत के बारे में जानना तो बनता ही है। आपके पीछे मैप जो डिस्प्ले हो रहा है वो विश्व का हो रहा है। भारत विश्व स्तर पर देखें तो एक क्षेत्र है जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारत एक देश के रूप में भी हम जानते हैं। जब विश्व के भूगोल को हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र का भूगोल आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले सिद्धांतों की बात करिए, सिद्धांतों को समझ लीजिए, मृदा के बारे में जान लीजिए, जलवायु के बारे में जान लीजिए, वनस्पतियों के बारे में जान लीजिए, वर्षा के पैटर्न को जान लीजिए, पूरे लैंडफॉर्म को जान लीजिए। अगर ये अध्ययन आप कर सकते हैं तो किसी क्षेत्र में इसी को अप्लाई कर देंगे, उन सिद्धांतों को अप्लाई कर देंगे तो आप सारी चीजों को आसानी से समझ लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। विश्व भूगोल में हमने जिन सिद्धांतों को पढ़ा है, जो सिद्धांत हम वहां पर पढ़ते चले आए हैं, तो उन सिद्धांतों को, विश्व भूगोल के उन सिद्धांतों को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। विश्व भूगोल का जितना भी ज्ञान है उसको हम भारत में अप्लाई कर देंगे, हमको समझ में आ जाएगा। गलती कई बार लोगों से यह होती है कि वो सीधा भारत का भूगोल पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि 100 यूनिट क्यों पढ़े, 2.43 42 कर लीजिए, 42%, 2.4%, 42% पढ़ के अगर आधे प्रश्न मिल जा रहे हैं तो हम 100% क्यों पढ़ें? पूरे विश्व के बारे में पढ़ेंगे तो 100% पढ़ना पड़ेगा। विश्व के भूगोल का मतलब केवल उसके क्षेत्रीय ज्ञान से ही नहीं है, वो सिद्धांतों के बारे में ज्ञान है। और जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं और सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताया था एक क्षेत्रीय उपागम होता है और एक आप टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। कुछ आप उठाते हैं और उस टॉपिक की, मृदा उठाया पूरे विश्व का पढ़ डाला, जलधाराएं उठाई पूरे विश्व के बारे में पढ़ डाला, लोहा उठाया तो पूरे विश्व के बारे में कहाँ कहाँ उत्पादन, कहाँ कहाँ उसका भंडारण है, सब पढ़ डाला। वो एक अलग चीज है। लेकिन जब क्षेत्र में आप पढ़ते हैं तो आप भारत के बारे में खनिज भी पढ़ेंगे, भारत की जलवायु भी पढ़ेंगे, भारत की मृदा भी पढ़ेंगे, भारत की वनस्पति भी पढ़ेंगे। अब हमारा जो है ज्ञान हमारा वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब हमको क्या करना है, उन्हीं जो सिद्धांतों को हमने पढ़ा है, जो ज्ञानार्जन विश्व भूगोल से हमने किया है, उसको यहां पर अब हमको अप्लाई कर देना है और इसको सीख लेना है। हमने बताया कि 2.42%, अगर पूरे विश्व को मान लें कि उसका क्षेत्रफल 100 है तो उसमें 2.42 हिस्सा जो है वो किसका है? भारत का है। 100 में है इसीलिए प्रतिशत लिख दिया। यानी कि अगर हम एरिया की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल 2.42% पूरे विश्व का ये पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, पाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो वो इतना अगर है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अच्छा ये कैसे आपको पता चला कि 2.42% है? तो आप बताएंगे कि मुझे पता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, करेक्ट? और ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, समझ में बात आ गई? भारत को आप देखेंगे, कोई विभाजन नहीं, कुछ नहीं, आकार की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। आपको कुछ नहीं पता है लेकिन इतना जरूर पता होगा कि इधर आप आएंगे तो इधर इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन की अवस्थिति को आप देखें तो भारत को 3 तरफ से घेर रहा है। एक हिस्सा जो ऊपर का है बस वो लैंड से घिरा हुआ है, बाकी नीचे का दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जो हिस्सा है साउथ का, वो पूरा आपको घिरा मिलेगा। किससे? जल से। और वो जलीय जो क्षेत्र है वो क्या है? वो हिंद महासागर का जलीय क्षेत्र है। हमने आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में जब बताया था तो हमने कहा था किसी देश की अवस्थिति जब आप निर्धारित करेंगे तो ग्रिड की बात हमने की थी। जब कोई स्थान आप देख रहे हैं
तो एक ग्रिड आप बनाएंगे कि ये स्थान, ये ग्रिड है, तो अक्षांश, ये आपकी अक्षांश रेखा हो गई और ये देशांतर रेखा हो गई। यहां पर जहां पे काट रही है वो ग्रिड है, और इसी पर पूरा गूगल मैप और जितनी भी पोजिशनिंग सिस्टम की बात हम करते हैं इसी सिद्धांत के आधार पर करते हैं। लेकिन किसी देश की स्थिति की हम बात करेंगे तो उसको हम बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड बिटवीन लैटिट्यूड की बात करेंगे कि कितने लॉन्जिट्यूड के बीच में है, कितने लैटिट्यूड के बीच में है, उसकी हम बात करेंगे। भारत की स्थिति आप वर्ल्ड मैप में देखिए, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर ये है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं, और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। भारत की आप स्थिति देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है, उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमीस्फीयर कहते हैं। 0 डिग्री यानी इक्वेटर से दक्षिण वाले हिस्से को साउथ हेमीस्फीयर कहते हैं। भारत का पूरा हिस्सा नॉर्थ हेमीस्फीयर में स्थित है, यानी कि जब हम अक्षांश की बात करेंगे तो नॉर्थ की ही बात करेंगे। अक्षांश कुछ भी होगा लेकिन उसके पीछे नॉर्थ लगा होगा। अक्षांश होगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भले हम विस्तार की बात कर रहे हैं दक्षिण से उत्तर की, हम यहां से चल रहे हैं, ये अंडमान निकोबार का यहां तक क्षेत्र है, यहां से चल रहे हैं और यहां उत्तरी शीर्ष तक जा रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार हम देख रहे हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में है। तो हम भारत का भले दक्षिणी हिस्से की बात कर रहे हैं लेकिन हम गोलार्ध की बात करेंगे तो उत्तरी में है, तो हम कहेंगे कि इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से, अक्षांशीय लैटिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो कितना होगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट। अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। लेकिन दोनों में हम लगाएंगे क्या, यहां पर ये ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों जो ये अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ही बात कर रहे हैं, उत्तरी अक्षांश की ही हम बात करेंगे। भारत का ये भले दक्षिणी हिस्सा है लेकिन क्योंकि हमने आपको बताया कि ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो अक्षांश तो नॉर्थ ही होगा। और ठीक इसी तरीके से जब देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन से पश्चिम में आप जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर, पूर्व में आप जाएंगे तो पूर्वी देशांतर। भारत की कंप्लीट स्थिति, पूरी स्थिति पूर्वी देशांतर। यहां से शुरू करेंगे तो 82.5 डिग्री जब आप इधर चले जाएंगे तो हमारे यहाँ का मानक समय, लेकिन उतना आपको नहीं जाना है, यहीं से भारत शुरू हो जाता है, यहां से यानी कि गुजरात से, और जाता है अरुणाचल प्रदेश तक। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जब आप बात कर रहे हैं यहां से यहां तक की, तो ये स्थित किस में है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहां पर भी जब हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट की। तो 97 डिग्री 25 मिनट, इसके पीछे क्या लगाएंगे, पूर्वी देशांतर की हम बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात हम कर रहे हैं, इसमें कहीं पे वेस्ट नहीं आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि हम इसके हिसाब से अवस्थिति देख रहे हैं, यहां पर क्या स्थिति है भारत की। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि ऐसे तो बता दिए, हमको समझ में नहीं आया, ये आपने देशांतरीय विस्तार बता दिया, ये देशांतरीय विस्तार है, ऊपर आपने अक्षांशीय विस्तार बता दिया। किसी ने कहा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको किलोमीटर में बताओ कि उत्तर से दक्षिण अगर हम जाएं तो भारत का विस्तार क्या मिलेगा, कितने किलोमीटर का मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे। मोटे तौर पर 30 डिग्री का लगभग आपको ये मिल जाता है, पूरा 29 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास, आपको 30 डिग्री के आसपास ये विस्तार मिल जाता है अक्षांशीय और देशांतरीय। लेकिन जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने में अक्षांशीय जो विस्तार होता है, अक्षांशीय विस्तार का मतलब है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। जो दक्षिण से आपने शुरू किया था 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक गए थे, तो ये विस्तार हम देख रहे हैं, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे
तो ये आपका पूरब से पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा ज्यादा आएगा। ये विस्तार आपका पूरब से पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा ज्यादा आएगा। ये इसकी वैल्यू निकालेंगे किलोमीटर में तो 3214 किलोमीटर आएगा। और जब आप पूरब से पश्चिम की यानी देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर आएगा। तो आप उनसे कह दीजिए कि लो भाई समझ लो, अब हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ गई? ये किलोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब आप किलोमीटर में समझ लो। किसी ने कहा कि ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन जो भारत का एरिया देखो ये मिल रहा है, ये पूरा विस्तार पाया जा रहा है, इधर लैंड पाया जा रहा है, तो ये भी तो कुछ आप नापेंगे कि यहां से अगर हम चालू करें और ऐसे 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 नॉर्थ ईस्ट से होते हुए चले आए और जहां तक लैंड पाया जा रहा है यहां तक, इसकी दूरी क्या है? इसको जरा बताओ तो जाने। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछने लगते हैं, जरा बताओ इसको, जरा बताओ नाप के। और दूसरा कोई पूछ ले कि अच्छा इधर समुद्र पाया जा रहा है तो समुद्र के किनारे किनारे यानी कि समुद्र के किनारे पर जो ये स्टेट स्थित है इनकी अगर दूरी आप नाप लो तो वो कितनी है, जरा इसको बताओ कैलकुलेट करके। तो इसको कहते हैं भारत का स्थलीय सीमा वाला विस्तार, यानी कि स्थलीय सीमा कितनी बड़ी है। और इसको कहते हैं भारत की तट बोलते हैं ना इसको, तो तटीय सीमा हो जाएगी। ये तट है ना, तो यहां से यहां तक ये तटीय सीमा हो जाएगी, यहां से शुरू होगी और यहां तक। कोई आपसे प्रश्न कर ले कि ये कितना पाई जाती है, कितना है ये, तो जो स्थल की सीमा है उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो यहां से हम शुरू करेंगे और यहां से यहां तक आएंगे पूरा, ये ऐसे नापते हुए किलोमीटर में इसको हम व्यक्त करने की कोशिश अगर करें तो ये 15,200 किलोमीटर नापने में आता है। तो इसको हम कहते हैं स्थलीय सीमा। लेकिन किसी ने जब पूछा कि तटीय सीमा बताओ तो आप कहिए कि तटीय सीमा में कैसी तटीय सीमा? आप बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा यानी कि जो मुख्य भूमि है उसके तटीय सीमा की, या फिर बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप, इनको सबको मिला के आप बात कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, हमको पूरा बताओ तटीय सीमा कितना है। तो जब आप पूरे को मिला देंगे यानी यहां से शुरू करके यहां तक आइए और साथ में ये जो द्वीप समूह है इनके भी तट की लंबाई नाप लीजिए, किनारे किनारे कितनी लंबाई पाई जा रही है, पूरा नापेंगे तो ये आपको मिलेगी 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि ये केवल हम यहां से यहां तक ही पूछ रहे हैं, इसकी आप बताओ, तो आप कह दो कि ठीक है 7,516.6 जो हमने बताया है ये तो टोटल हुई, लेकिन इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपसे कोई कहे तो बाकी कितना बचा, तो आप कहिए इसमें से घटा लीजिए, इसमें से घटाइए तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 4 और ये 1। तो 1416.6 किलोमीटर ये जो सीमा है ये हमारी द्वीपीय स्थिति की सीमा है, ये किलोमीटर में ही है। बाकी 6100 जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की जो पूरी ये तटरेखा है, मुख्य भूमि की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है, और 15,200 जो बात हो रही है ये इधर आप आएंगे स्थलीय सीमा की लंबाई है। किसी ने आपसे पूछा कि 6 डिग्री 4 मिनट से आपने शुरू किया था, विषुवत रेखा से आपने मापा था, यहां पर विषुवत रेखा थी नीचे, यहां पर विषुवत रेखा थी, तो विषुवत रेखा से भारत की ये विषुवत रेखा है, यहां से यहां की दूरी कितनी है? आपसे किसी ने पूछ लिया, कहा कि बताओ जरा, बहुत ज्ञान है ना तुमको, जरा बताओ कितनी दूरी है, तो आप क्या बताएंगे? तुरंत कैलकुलेट करने लगेंगे? इतना कैलकुलेशन आप कहां कर पाएंगे तुरंत? तो मैं आपको बता रहा हूं, तुरंत जवाब दीजिएगा, कह दीजिएगा 876 किलोमीटर है। एकदम जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिण का जो भारत है उस भारत से भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उस हिस्से से 876 किलोमीटर की लंबाई पाई जाती है। बाकी मैंने आपसे बताया ही कि पूरब से पश्चिम 2,933 और उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर पाई जाती है, और केवल भारत की मुख्य भूमि की अगर आप बात करेंगे तो ये 6100 किलोमीटर पाई जाती है, 6,100 किलोमीटर ये पाई जाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया। हमने बात कर ली क्षेत्रफल इसका कितना है, हमने बात कर ली कि ये जो सीमा है वो कितनी है, इतनी बात कर ली।
आगे और बात करनी है कि किसके साथ कितनी मिलती है, उसको तो हम देखेंगे ही। लेकिन क्षेत्रफल अगर हम देखें तो केवल 2.42% है। इस क्षेत्रफल के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की पोजीशन यानी कि बाई एरिया इंडिया की पूरे विश्व में पोजीशन क्या है, कितने कंट्री भारत से ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं, भारत से ज्यादा उनका एरिया पाया जाता है, ऐसे कितने कंट्री हैं, तो आप तुरंत कहिए कि 6 कंट्री ऐसे हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो है रशिया का। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आपका आता है चाइना। चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा यूएसए। पांचवें नंबर पर आपका आ जाएगा कौन सा देश, ब्राजील आएगा, ब्राजील आएगा। छठे नंबर पर आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें नंबर पर आपका आ जाएगा इंडिया। इंडिया की जो पोजीशन है वो 7वीं है क्षेत्रफल के मामले में एरिया वाइज, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2.42% जो ये बात हम कर रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जो हम बात कर रहे हैं, इस लिहाज से जो क्षेत्रफल है वो 7वें स्थान पे भारत का पोजीशन, भारत का स्थान आता है। लेकिन भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा पाई जाती है कि हम क्षेत्रफल कम रखते हुए भी खूब ज्यादा जनसंख्या रखते हैं, और वो परसेंटेज है 17.5%। क्षेत्रफल केवल पूरे विश्व का 2.42%, जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5%, क्षेत्रफल में 7वां स्थान। लेकिन पॉपुलेशन में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में हमने बिल्कुल रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे यहाँ की जो मशीनें हैं पॉपुलेशन बढ़ाने वाली, वो बहुत बढ़िया से काम करती हैं। हमने चाइना को भी पीछे करने की ठान ली है। केवल चाइना ही है जो हमारे पॉपुलेशन के मामले में हमसे आगे है। लेकिन सेंसस होगी तो बड़े नए नए आंकड़े आएंगे, सब आपको बदला हुआ नजर आएगा। रसिया भले ही इतना क्षेत्रफल रखता है, रसिया सबसे बड़ा है, रसियन की बात होती है, ये रसियन वो फलाना सब आप जानते हैं, लेकिन जब बच्चे पैदा करने की बात आती है तो इंडियन आगे आ जाते हैं। रसिया तो 8वें स्थान पे पहुंच जाता है, भारत दूसरे स्थान पे। और थोड़ी सी और कोशिश होगी, और मैं अभी आपको एक आंकड़ा और दिखाने जा रहा हूं, अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो भारत आज क्या होता। विश्व का सबसे बड़ा, 2 भाई हमारे अलग हुए, एक बांग्लादेश अलग हुआ और एक पाकिस्तान। अपना पाकिस्तान, दूसरे का पाकिस्तान नहीं, एक भाई है, थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा सा किसी ने चढ़ा दिया, अलग हो गया, कुछ बंटवारा हो गया, एक दिन जब बहुत परेशान होगा परिवार में वापस आ जाएगा, और अगर वो वापस आ गया, उसको मिला लिया, तो दूसरा ग्रह भी आप जीवन वहां पे खोजिए, दूसरा ग्रह भी हमको नहीं पछाड़ पाएगा। पूरे ग्रह की पॉपुलेशन दूसरे और हमारे यहाँ की पॉपुलेशन, हमारे की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, दोनों की तुलना आप करेंगे। पॉपुलेशन के मामले में हम सेकंड स्थान पे हैं, केवल चाइना हमको पीछे करता है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पे अपना प्यारा भारत देश महान, ये दूसरे स्थान पर है। पॉपुलेशन के मामले में तो वास्तव में हम अभी भी महान हैं। चाइना के पास एरिया भी है, चाइना एरिया के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो चाइना तीसरे स्थान पर है, पॉपुलेशन नंबर 1 है, लेकिन हम 7वें स्थान पे हैं। यहां पर इंडिया है और हम पॉपुलेशन के मामले में नंबर 2 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट रहा, वहां पे कॉलोनी जो बस्ती चली गई, तो वो तीसरे स्थान पर है। बाहर की जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में बाहर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, यूएसए में, ठीक है। और उसके बाद में बारी आती है इस्लामिक कंट्री इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया पॉपुलेशन के मामले में चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर आपको ब्राजील मिल जाएगा, ब्राजील मिल जाएगा। और 6ठे स्थान पर बस बिल्कुल करीब हम आ गए, अपने छोटे प्यारे भाई पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 6ठे स्थान पर है, और 7वें पे अपना दूसरा भाई है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में आता है रसिया का नंबर। तो कितनी भी रसियन की बात आप करिए, बच्चा पैदा करना होगा तो इंडियन के पास ही आना पड़ेगा आपको।
बात समझ में आ रही है? और पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर मिला लिए जाए इंडिया के साथ, दोनों भाई आके फिर से मिल जाए, भैया मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, बहुत खराब स्थिति है भैया, बिल्कुल पास अपने ले आओ, तो भारत भी कहेगा आओ रहो यार, यही हमारे घर में रहो, चलो हम तुमको देते हैं खर्चा। जैसा कह रहा हूं वैसे चुपचाप रहो, दिमाग तुम्हारा इतने दिन खराब था, अब सही हो। तीनों अगर मिल गए, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो मैंने कहा ना कि कई ग्रह खोज लीजिए, भारत देश महान पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे रहेगा। सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन का बढ़ना है, संसाधनों की कमी, बढ़ता हुआ संसाधन पे जो दबाव, सब कुछ यही कारण है, पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, हम वनों को काटते चले जा रहे हैं, हम संसाधनों पे दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं, मलिन बस्तियों का विकास होता चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत के बारे में एक जनरल बात हमने कर ली। भारत की अगर स्थल सीमा की हम बात करें तो कौन कौन से देश, अच्छा भारत का मैप अगर हम एक बार देखें और आपसे पूछें कि भारत में कितने स्टेट पाए जाते हैं, सिंपल सा प्रश्न, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप बता देंगे 28 स्टेट पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे 28 स्टेट पाए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने पाए जाते हैं? तो 9 हो गए थे, लेकिन वो एक कम हो गया है, 8 ही बचे हैं। उधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन इधर दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया। तो 28 और 8 का रेशियो इस समय पाया जा रहा है। आगे कोई परिवर्तन अगर होगा तो उसको देख लिया जाएगा, क्योंकि परिवर्तन तो कभी भी यहां पर हो सकता है ना। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। शुरू करिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब में आप पहुंचेंगे तो आपको जनसंख्या कैलकुलेट आप कर पाएंगे। 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार, और क्षेत्रफल केवल 17.5% का। जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पूरे देश में हर जगह नहीं, लेकिन देश का एवरेज ये पाया जाता है। ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप तैयार कर लेते हैं। कुछ और प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है यहां पर कि हमारे यहाँ का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु का मतलब यह है कि भारत के हिस्से में सबसे दक्षिण का जो बिंदु है, उसके बाद भारत नहीं है, उसके बाद भारत की स्थिति समाप्त हो जाएगी, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कहां स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। धीरे धीरे आप सब परिचित हो जाएंगे, आपकी उंगली वहां पे पहुंच जाएगी। आज बस इतना समझ लीजिए। और ये कहां पर स्थित होगा? ग्रेट निकोबार में ये स्थित होगा, यहां पर। ये अंडमान निकोबार है ना, तो इसके नीचे वाले हिस्से में, दक्षिणतम हिस्से में स्थित होगा पिग्मेलियन पॉइंट, या जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न, जब दक्षिणतम की आप बात कर रहे हैं तो उत्तरतम बिंदु की भी बात कर ले। तो ये उत्तरतम बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, उत्तरतम बिंदु जो आएगा वो इंदिरा कॉल हो जाएगा, उत्तरतम बिंदु। यहां पर देखिए, लेकिन ये जम्मू कश्मीर लिखा है, अब जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, ये लद्दाख में हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं, ये लद्दाख में स्थित हो जाएगा, क्योंकि उत्तरतम बिंदु की हम बात कर रहे हैं। पहले ये जम्मू कश्मीर में पूछा जाता था, अब ये चेंज हो गया है, क्योंकि ऊपर का एरिया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो इससे सरल बात और कोई कैसे कर सकता है? आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर सारी बात हमने कर ली है, अब हमने कहा कि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इधर इंदिरा पॉइंट की बात कर ली, उधर हमने उत्तर में बात कर ली इंदिरा कॉल की, नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कॉल। पूरब में कौन सा है, पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में आप आएंगे तो गुजरात में पड़ता है सर क्रीक। तो सर क्रीक को आप ध्यान रखिएगा, सर क्रीक हमारे यहां का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। और अगर पूरब में आप आएंगे तो आपको मिलेगा एक स्थान अरुणाचल प्रदेश में, जिसको कहते हैं वालांगू। यह स्थान कौन सा है? वालांगू। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा ये कोमोरिन अंतरीप है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि मुख्य भूमि में है। मुख्य भूमि का मतलब यह हुआ कि अगर इस मैप की आप बात करें तो इस मैप में ये मेन यहां पर जो स्थित है,
यहां पर कौन सा पॉइंट स्थित है, इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा, है ना। कोमोरिन अंतरीप इसको बोलते हैं। ये है क्या, तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि से अलग हट के बात करेंगे, जो कि आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा, द्वीप में मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है वहां पर आप जाएंगे तो आपको इंदिरा पॉइंट मिल जाएगा। ये अंतर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इंडिया का मैप जब आप कभी देखिए तो इनके स्टेट को बहुत सही से तैयार करिए, क्योंकि ये आपका अपना भारत है। आपका, हम तो पाकिस्तान को भी अपना ही मानते हैं, लेकिन आप कम से कम इंडिया को तो अपना मानिए ही। अरे आप भी पाकिस्तान को अपना मान सकते हैं। पाकिस्तान पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमको उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब पाकिस्तान की इतनी खराब दशा हो जाएगी चाइना और अन्य देशों के कारण। आतंकवाद चाहे फैलाएं, चाहे उसको जैसे भी उपयोग करें, क्योंकि दूसरों के जो मोहरे होते हैं, दूसरों के मोहरे कभी फिर अपना खुद का विकास नहीं कर पाते। वो दूसरों के लिए ही बस चमचागिरी करेंगे, दूसरों के लिए काम करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वो परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फिर अपने परिवार में ही आके मिल जाएंगे। तो मैं तो अपना ही पाकिस्तान मानता हूं। नालायक बेटा है भारत का वो, एक दिन वो सही हो जाएगा। भारत की स्टेट की अगर आप बात करें तो थोड़ा सा इनका क्रम आपको ध्यान होना चाहिए, कहां पे किसकी क्या पोजीशन है। धीरे धीरे जब भारत का पूरा हम भूगोल पढ़ चुके होंगे आगे भविष्य में, तो ये सब आपको याद हो जाएगा। यहां देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। इधर आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश के बगल में इधर साउथ में आपको पंजाब मिलेगा, जिसकी सीमा कहां कहां से मिलेगी, इसकी सीमा आपको पंजाब की, जम्मू कश्मीर से भी मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश, इधर राजस्थान से मिलेगी, हरियाणा से भी मिलेगी, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया है। जब पंजाब की सीमा आप ऐसे दिमाग में बिठाइए, बार बार मैप देखेंगे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक हुआ करते थे, फिर इनका विभाजन कर दिया गया, ये अलग हो गए, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। डेट वेट कैसे क्या है कभी हम पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे। 3 स्टेट एक साथ अलग हुए थे, एक अलग हुआ था छत्तीसगढ़ बना था, एक अलग हुआ था उत्तराखंड बना था, और एक था झारखंड। चूजा फार्मूला है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, यही 3 क्रम है ना। 1 तारीख, 7 तारीख और 10 तारीख, ऐसे नवंबर में इसको तारीख आप देख लीजिएगा, लेकिन बनने का क्रम यही था। कब बने थे जरा ये हमको बताइएगा, कब इनका विभाजन हुआ था। जब उत्तराखंड का पेपर देते हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत सारी चीजें हो सकता है ऐसे हमसे छोटे। जो 2014 में यहां आंध्र प्रदेश से अलग होके ये पूरा एक हुआ करता था, आंध्र प्रदेश से अलग होके ये पूरा हिस्सा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना बन गया, ठीक है। बहुत दिन तक हैदराबाद दोनों की राजधानी रही, अब इसकी तेलंगाना हो गई है, आंध्र प्रदेश की अमरावती हो गई है। तो ये थोड़ा सा क्रम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इधर आप आएंगे गुजरात में, गुजरात की सीमा राजस्थान से मिलती है, इधर महाराष्ट्र से मिलती है, इधर मध्य प्रदेश से मिलती है, बाकी इधर ये समुद्री सीमा है, और इधर पाकिस्तान वाले एरिया से मिल जाएगी। राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से मिलेगी, पंजाब की मिलेगी, जम्मू कश्मीर की मिलेगी, लद्दाख की मिलेगी। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, तो आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, बैठा के रखना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट की जो पूरी पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट से यूपीएससी बहुत प्रश्न पूछता है, उसका सबसे चहेता एरिया यही है। यूपीएससी ऐसी जगहों से प्रश्न पूछता है जिसको थोड़ा सा आप कह सकते हैं वल्नरेबल है, या थोड़ा सा अनडेवलप्ड है, जहां पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है या ज्यादा जा रहा है। बहुत ज्यादा जब हाईलाइटेड चीज होंगी वहां से प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ये सारी चीजें मैप को जब आप बार बार देखेंगे, जैसे यहाँ का, ये कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि तमिलनाडु की सीमा किससे किससे मिलेगी, तो केरल से भी मिलेगी, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, और ये तेलंगाना से नहीं मिलेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ पर आता है, ठीक है। ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ झारखंड है, झारखंड की सीमा आपकी यूपी से भी मिल जाएगी, झारखंड की सीमा आपकी बिहार से अलग ही हुआ है, मिलेगी, वेस्ट बंगाल से मिलेगी, उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से मिलेगी। यूपी की सीमा तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये एक एक करके हमको सब देखना है, लेकिन ये सबसे बढ़िया तैयार करने का तरीका यही है कि आप अपना एटलस, भूगोल जब पढ़े तो तकिए के नीचे एटलस होना चाहिए, है ना। जैसे होता ना, तेरे तस्वीर को सिरहाने रख के सोता हूं, तो तेरे तस्वीर को सिरहाने रख के नहीं सोता हूं, एटलस सिरहाने रख के सोता हूं। किसकी तस्वीर को? भारत की तस्वीर को, विश्व की तस्वीर को, अमेरिका की तस्वीर को। यही आपकी प्रेमिकाएं, यही आपकी मोक्ष का द्वार खोलेंगी। यहां पर आपको प्रेमिका की तस्वीर से ज्यादा इनकी तस्वीर को तवज्जो देना है। एटलस रखिए, सुबह उठिए, एक बार विश्व का, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का बस एक बार दर्शन कर लीजिए, मजा आ जाएगा भाई साहब। पूरे दिन आप बिल्कुल मस्त रहेंगे।
ये प्रेम प्रेम के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है, सिलेक्शन के बाद बिल्कुल ढेर लगेगा। जैसे 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 गुड़ और चीनी होती है, उसकी चारों तरफ चींटियां, चारों तरफ मधमक्खियां भनभनाती है ना, ऐसे ही आपको सब मिल जाएंगे। लड्डू आप बन जाएंगे, बिल्कुल रसगुल्ला आप बन जाएंगे, चारों तरफ आपके ऐसे सब मड़राएंगे। लेकिन अभी अभी अगर है तो सब चूस के रस आपका खत्म कर देंगे। और रूस चाहे कर देंगी या कर देगा और रस खत्म हो गया तो आप बेकार हो जाएंगे, आप चूसे हुए गुठली की तरह रह जाएंगे। और गुठली किसी काम की नहीं होती है, हो सकता है वो नया पेड़ भी ना बना पाए। वो गुठली चूसी हुई गुठली है, जूठी गुठली से नए पेड़ भी नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तस्वीर जो रखनी है वो भारत की रखनी है, विश्व की रखनी है, अभी आपको पढ़ना है, अभी ये सब नहीं करना है। अभी वो तेरी तस्वीर को सिरहाने रख के सोता हूं, याद आती है तो सीने से लगा लेता हूं, ये वाली नहीं, या लेती हूं, दोनों बातें हैं। तो इनको सबको रखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ये आपको लोकेशन कभी नहीं भूलेंगे। और बिना मैप के ज्योग्राफी आप समझ ही नहीं सकते, खास करके भारत की भूगोल में सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, तो यहां हर चैप्टर में मैप की जरूरत आपको पड़ेगी। चलिए कुछ फैक्ट और हम देखते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज स्टेट देखें, है ना, स्टेट देखें एरिया के हिसाब से, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो राजस्थान का है। कितना है? अगर राजस्थान स्पेशल आप दे रहे हैं तो आप याद कर लीजिए 3,42,239 किलोमीटर, नहीं तो याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, सब ये किलोमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल यहां पर दिया हुआ है, इसको भी याद करिए, है ना। राम अनुज करके इसको याद करते हैं, या राम मऊ करके याद कर लेते हैं बहुत लोग, तो राम मऊ, है ना, या महाऊ कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महाऊ, ऊ फार उत्तर प्रदेश, महा फार महाराष्ट्र, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश। जैसे भी कई बार फार्मूले लोग बना लेते हैं और फिर फार्मूले ही नहीं याद आते कि फार्मूला क्या था और ये किसका फार्मूला है। तो इसको ज्यादातर समझने की, मैप में देखने की कोशिश आपको करना चाहिए। भारत की जब हम सीमावर्ती देशों की बात करते हैं कि भारत का कौन सा जो देश है जो सीमा से भारत में लगा हुआ है, देश की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान मिल जाएगा, है ना। समुद्री सीमा से लगे हुए की बात हम कर रहे हैं, समुद्री सीमा से लगे हुए, तो पाकिस्तान आपको मिलेगा, समुद्री सीमा टच कर रही है। मालदीव भी समुद्री सीमा वाला देश हो जाएगा, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। श्रीलंका भी हो जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो ये आपको 7 कंट्री ऐसे मिलेंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। 7 कंट्री, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि, ठीक है, हाँ, ये आपको मिल जाएंगे। 7 कंट्री आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी सीमा ये लगी हुई है। यहां पर विश्व के मैप में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको देखिए, यहां पर देखिए, इधर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान ये समुद्री सीमा मिल रही है। इधर आपका मालदीव हो जाएगा जिसकी समुद्री सीमा मिल रही है। इधर आपका श्रीलंका हो जाएगा जिसकी समुद्री सीमा मिल रही है। बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ये सब समुद्री सीमा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये समुद्री सीमा से सटे आपके देश हो जाएंगे। लेकिन भारत की जल एवं स्थल सीमा से दोनों से लगे अगर देश पूछे जाए तो आपको मिलेगा इधर पाकिस्तान जिसकी सीमा आपसे मिलेगी, जलीय सीमा। इधर आप आएंगे तो बांग्लादेश आपको मिल जाएगा, और बहुत कोशिश एक और करेंगे तो तीसरा आपको म्यांमार मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई कोशिश आपकी नाकाम रहेगी। यानी कि जब बात की जाएगी भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की, तो आपका उत्तर ये होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर ये हो जाएगा कि ये 2-3 देश हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये 3 देश हैं जो लगे हुए हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, जल एवं स्थल सीमा। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है समुद्री सीमा, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 7 देश हो जाएंगे। अब बात आती है कि भारत के जो राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्य हैं? पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं, कितने राज्य हैं? तो भारत के 17 राज्य हैं जिनकी कहीं ना कहीं सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। 17 राज्य हैं। अब इन राज्यों में
अलग अलग राज्य के हिसाब से ये आंकड़े आपसे पूछ लिए जाते हैं। बांग्लादेश से कौन सा मिल रहा है, चीन से कौन सा मिल रहा है ना। आपसे पाकिस्तान से पूछ लिया जाता है कि कौन सा मिल रहा है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेपाल से आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य मिल रहा है। ठीक है, तो एक एक करके इनको भी हमको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से बेसिक उससे जीके टाइप वाले प्रश्न यूपीएससी भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो 17 राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहां पर, और अगर इसको अब देख लेंगे, एक ये बढ़ा देंगे तो ये 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पड़ोसी देशों से सीमा साझा करने वाले। यहां पर जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों अलग हो गए, क्योंकि अधिकतर जो आंकड़े अभी आपको किताबों में मिल रहे हैं जो लेटेस्ट नहीं है, तो इसको एक ही में जोड़कर दे रहे हैं। लेकिन इसको आप अलग करेंगे तो आप देखिए, इसको मैं आपको गिनना भी बता रहा हूं। गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4, लद्दाख 5, हिमाचल प्रदेश 6, उत्तराखंड 7, उत्तर प्रदेश 8, बिहार 9, ठीक है ना, सिक्किम 10, इधर आप आएंगे तो यहां पर ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा 11, अरुणाचल प्रदेश 12, असम 13, नागालैंड 14, मणिपुर 15, मिजोरम 16, इधर आप आएंगे त्रिपुरा 17, और एक ये आपका मेघालय हो जाएगा 18। ये जो है ये बाउंड्री शेयर करते हैं। किससे किससे बाउंड्री शेयर करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर आपका पाकिस्तान है, ये 1 हो गया, इधर अफगानिस्तान है, ये 2 हो गया, इधर आप आएंगे तो आपका ये चाइना है, ये 3, नेपाल हो गया 4, इधर आपका यहाँ पे भूटान है, ये 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया, और इधर म्यांमार 7 हो गया। इन 7 देशों के साथ ये सब सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये लैंड वाले कंट्री हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं। अब इन्हीं से ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि किनसे ये सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें? भारत के राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं तो इसको +1 कर दीजिए, ये 18। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बताने के लिए कि ये अपडेट आप हो जाइए, जो दिमाग में आपके हैं उसको हटा दीजिए। अब बात आती है कि सर्वाधिक लंबी जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो आप किसके साथ साझा करते हैं? कौन सा देश है जिसके साथ सबसे ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती है? कौन सा ऐसा देश है? तो वो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ साझा की जाती है? तो वो आपका यहां पर हो जाएगा अफगानिस्तान। छोटी सी यहां पर ये देखिए मिल जाएगी, यहां पर ये आपका पाकिस्तान वाला पूरा एरिया हो गया, यहां पर ये अफगानिस्तान का, और यहाँ छोटा सा लद्दाख का हिस्सा इससे मिलेगा। तो सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ देखें तो 4096.7 किलोमीटर ये सीमा मिलती है। सबसे छोटी जो अफगानिस्तान के साथ मिलती है, यहां पर ये छोटी सी सीमा है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ ये अफगानिस्तान के साथ बहुत कम है, 106 किलोमीटर की सीमा हम केवल भारत जो हमारा है वो साझा करता है। तो सबसे बड़ी सीमा वो बांग्लादेश के साथ, ये देखिए ऐसे करके इस सीमा की हम बात कर रहे हैं, यहां तक देखिए ये बांग्लादेश के साथ यहां तक ये सीमा 4096.7 किलोमीटर है। सेकंड पे हम चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, यहां से ये पूरा लेके यहां तक का जो एरिया है वो चाइना के साथ। तो सेकंड नंबर पर चाइना की बारी आती है। तो चलिए एक बार हम इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। सेकंड नंबर पर चाइना की बारी आती है। ये आप देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा हमारी है भारत बांग्लादेश के साथ है, 4096.7 किलोमीटर। सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा जो है वो सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड नंबर पर है 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको आप देखेंगे, 1 मिनट में मैप यहीं पर ले लेता हूं जिससे कि आपको साथ साथ में ये समझ में आता चले, है ना। ये ना लगे कि ये सीमा आई कहां से, सीमा आई और सीमा गई
और हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आप प्रेशर के साथ पढ़ते हैं। दिमाग को जितना खाली रखेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, शैतान जल्दी समझेगा। बिल्कुल, जितना दिमाग आप, जैसे जो लोग पेपर से बहुत डरते हैं उनकी तैयारी होती है तब भी पेपर फेल कर जाते हैं, और जो लोग डरते नहीं है, बिल्कुल हरफन मौला टाइप के रहते हैं, हमेशा हमें यार देखते हैं, देंगे, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोई चला आईएएस बन के ही जरूरी है कि पूरी जिंदगी बिताई है, तो वो आईएएस भी बन जाएंगे, वो सफल भी है, जो भी देंगे बहुत। लेकिन इतनी लापरवाही नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के बाद की बात हो रही है। तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो आपकी बांग्लादेश की सीमा, मैंने आपको बताया। दूसरा ये चाइना वाली जो सीमा है ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड नंबर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा यहां से शुरू होती है, देखिए यहां तक पूरी, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों आते हैं। कौन कौन से देश, अभी इनकी हम बात कर लेंगे, ये तीसरे नंबर पर है। चौथे पे है भारत और नेपाल की सीमा, उत्तराखंड से यहां से शुरू होकर देखिए ये बिहार से होते हुए यहाँ सिक्किम तक चली जाती है, पश्चिम बंगाल से भी मिलती है। चौथे स्थान पे भारत म्यांमार की सीमा, ये पूरा भारत और म्यांमार की सीमा यहां से शुरू होके ये पूरी सीमा, इधर म्यांमार है ना, तो ये पांचवें स्थान पे है भारत और म्यांमार। छठे स्थान पे भारत और भूटान की सीमा है, छोटी होने लगी देखिए, भारत और भूटान, ये आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर असम है, ये अरुणाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, इतने के साथ 4 स्टेट के साथ मिलेगी छठे स्थान पे। और 7वें स्थान पर आपकी भारत और अफगानिस्तान की सीमा आती है, जो केवल 106 किलोमीटर यहां पर है, ये केवल 106 किलोमीटर पाई जाती है। बात समझ में आ गई? ये है। अब जो ये सीमाएं मिल रही हैं, इन सीमाओं को अगर हम देखें तो इन सीमाओं के साथ कुछ स्टेट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा तो हमने देख लिया, लेकिन ये सीमा जो मिल रही है ये कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ ये मिल रही है। तो यहीं पर हम इसको लिख लेते हैं, इसको यहीं पर हम लिख के समझ लेते हैं। बांग्लादेश की सीमा आपकी मिलेगी पश्चिम बंगाल से, यहां पर देखिए ये बांग्लादेश है आपका, इसकी सीमा नंबर 1 यहां पर नोट करिए, नोट करते चले जाइए। इतनी लंबी जो सीमा है ये किससे किससे मिल रही है, तो यहीं पर आप नोट करिए, इसकी सीमा आपकी मिलेगी एक तो पश्चिम बंगाल से, ये देखिए पश्चिम बंगाल है। दूसरा जो स्टेट होगा वो कौन सा होगा, इसी के बगल चले आइए, इधर पश्चिम बंगाल यहां समाप्त हुआ, तो देखिए ये मेघालय से मिल रही है इसकी सीमा, मेघालय से। फिर आप आएंगे तो इसकी सीमा मिलेगी त्रिपुरा से, मेघालय से। बीच में मिजोरम भी आप कर सकते हैं, नहीं पहले आप त्रिपुरा करिए, तो आप पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको लिख लीजिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और यहां पर देखिए ये असम के साथ यहां पर सीमा मिल रही है, ये देखिए, तो असम भी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये 5 राज्य हैं, 5 राज्यों से इनकी सीमा मिलती है, नोट करते चलिएगा। भारत और चीन की बात करें, भारत और चीन की सीमा इधर आप आइए। पहले ये जम्मू कश्मीर रहता था कि जम्मू कश्मीर से ये सीमा मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर से सीमा अब नहीं मिलेगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जगह पे यहां पर आप कर लीजिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर की जगह पे यहां पर आप कर लीजिए लद्दाख, ठीक है। चीन की सीमा किसके किन किन राज्यों के साथ मिलती है, तो इसको लद्दाख कर लीजिए। लद्दाख के अलावा दूसरा जो कंट्री होगा उसको बताइए। हिमाचल प्रदेश, स्पष्ट तौर पर ये लद्दाख हो गया, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, कोई शक नहीं होना चाहिए। अगला कौन सा हो जाएगा, चाइना से इधर आप आएंगे सिक्किम, तो 1 2 3 4 और इधर आ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश 5, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5। जम्मू कश्मीर से हटा दीजिएगा आप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्यों से चाइना बॉर्डर शेयर करता है, 5 यहां पर भी हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान में गुजरात पहला हो जाएगा, दूसरा आपका राजस्थान हो जाएगा, तीसरा आपका पंजाब हो जाएगा, चौथा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और एक और इसमें हो जाएगा, वो कौन सा होगा उसको बताइए। पाकिस्तान के साथ और किसकी सीमा मिलेगी, जम्मू कश्मीर, तो ये मिल ही रही है, लद्दाख, तो पहला, दूसरा, तीसरा
और चौथा और ये पांचवा, तो इसकी सीमा भी 5 राज्यों के साथ मिल जाएगी। पहले आप इसको 4 पढ़ते थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो 5 राज्यों, जब से ये विभाजन हो गया है तो 5 राज्यों के साथ। आइए अब चलते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड से मिलेगी, उत्तर प्रदेश से मिलेगी, बिहार से मिलेगी, ये 3 हो गया। पश्चिम बंगाल से भी देखिए यहां पे नेपाल की सीमा मिल रही है, तो ये 4 हो गया, और एक मिल जाएगी सिक्किम से, तो ये भी 5 हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम। उत्तराखंड से शुरू ही हमने किया है, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा ये पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम। तो 5 राज्यों से इसकी भी सीमा यहां पर मिल जाएगी। भारत म्यांमार की सीमा, भारत म्यांमार बहुत बार पूछा गया है। भारत म्यांमार की सीमा इधर अरुणाचल प्रदेश से मिलेगी, आप उसके जस्ट साउथ में आएंगे तो आपकी वो सीमा नागालैंड से मिल जाएगी, मणिपुर से मिल जाएगी और मिजोरम से मिल जाएगी। यानी कि इसकी जो सीमा मिलेगी वो 4 राज्यों से मिलेगी। म्यांमार की जो सीमा मिलेगी वो कितने राज्यों से मिलेगी? वो 4 राज्यों से मिलेगी। नोट कर लीजिए कौन कौन से राज्य है। स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये 4 राज्यों से मिलेगी। भारत और भूटान की सीमा, भूटान यहां पर देखिए है, एक तो सिक्किम से मिल जाएगी, दूसरा पश्चिम बंगाल से मिल जाएगी, तीसरा असम से मिल जाएगी और चौथा अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्यों से इसकी सीमा मिल जाएगी। और भारत अफगानिस्तान की जो सीमा मिलेगी वो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसी से तो मिलेगी। अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से अब ये मिलेगी, जम्मू कश्मीर से नहीं, ये लद्दाख वाला जो एरिया है उसी से मिलेगी, केवल एक से। और ये कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं, क्योंकि पुराना नोट्स, पुरानी किताब अगर आप कहीं अपडेट करने से रह जाता है, कभी कभी बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये चीजें रह जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फैक्ट आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको कई बार आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा का निर्धारण किस रेखा के साथ किया गया है, तो उन रेखाओं को भी हमको जानना होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी भारत के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी भारत की पाकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी भारत की है चीन के साथ, अफगानिस्तान की भारत के साथ है, श्रीलंका की है। तो इनको हम किस किस नाम से जानते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इसको नाम दिया गया है, बहुत इतिहास में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतिहास आपसे कभी 1-2 बार पूछा गया है, नहीं तो वो इतिहास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका नाम जरूर इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सुमेलित करने में या डायरेक्ट आपसे वही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान, खास करके भारत और हम अगर बांग्लादेश की बात करें, मतलब भारत पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश की बात करें या इसकी बात करें, तो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण होता है। भारत और चीन की सीमा का जो निर्धारण है वो मैकमोहन इसको लिखा जाता है हिंदी में, लेकिन मैकमोहन जो है ये भारत और चीन की सीमा का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। डूरंड जो लाइन है वही जो 106 किलोमीटर की सीमा है भारत और अफगानिस्तान की, ये इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और एक आता है पाक स्ट्रेट, ये देखिए यहां पर पाक स्ट्रेट है, नाम इसका पाक, PALK लिखा जाता है। अगर हिंदी में लिखेंगे तो पाक ही लिखेंगे। कई बार पाक के नाम से जो अभी शुरुआती कैंडिडेट होते हैं जो ज्यादा पढ़े नहीं होते, सोचते पाक का नाम है तो पाकिस्तान का मामला होगा, तो वो नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि के द्वारा सीमा का निर्धारण होता है। तो रेड क्लिफ आपसे पूछी जाए तो भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश। मैकमोहन आपसे पूछा जाए तो चाइना, डूरंड आपसे पूछा जाए तो भारत अफगानिस्तान, और पाक जल संधि आपसे पूछी जाए तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का निर्धारण ये करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भारत का एक सामान्य परिचय हमने देखा, भारत के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये गोंडवाना लैंड का भाग था।
अगर कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस द्वीप का भाग था धार्मिक एक मतानुसार, तो आप कहेंगे ये जम्बू द्वीप का भाग हुआ करता था। जम्बू द्वीपे भारत खंडे ऐसा करके जब पूजा पाठ होता है तो वहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जम्बू द्वीप का ये भाग था। भारत के क्षेत्रफल के बारे में हमने देख लिया। भारत को जैसे कहा जाता है इंडिया, तो इंडिया कैसे कहा गया, इंडिया भारत को कैसे कहा गया, किस भाषा का शब्द है इंडिया, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बाकी हमने भारत के बारे में जनरल सारी बातें कर ली हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण पूरब से पश्चिम सब हमने देख लिया है, तट रेखा की लंबाई देख लिया है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो नॉर्थ में अक्षांशीय विस्तार और पूरब में आपका देशांतरीय विस्तार, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किससे मिलती है, ठीक है, ये सब आप जान गए हैं। दक्षिणतम बिंदु, और आपसे अगर पूछ लिया जाए भारत की मूल भाग का जो दक्षिणतम स्थान है वो कौन सा है, कहां पर स्थित है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। थोड़ी सी कुछ बातें और अभी हमको परिचय में ही करनी है, जिनको थोड़ा सा करना जरूरी मैं समझता हूं कि अगर उसको कर लिया जाएगा तो ये ज्यादा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा परिचय हम और आपको देंगे, है ना। जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भारत है उसकी समुद्री सीमा का विस्तार कितना है। अभी कर्क रेखा मकर रेखा वाली कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो आपके बीच में थोड़ा सा चर्चा का विषय रहती हैं, उनको भी हमको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं ही कि भारत की जो कर्क रेखा की बात करें, तो भारत कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसकी हम बात कर लेंगे, ये परिचय हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम देख लेंगे कि भारत की जो तटरेखा, जैसे हमने बात की है अभी, तटरेखा किसकी सबसे लंबी है, कितना है, और थोड़ा सा मानक समय पे, तो ये अगली क्लास में हम इसको कर लेंगे। लेकिन आज से ये पढ़ना आप चालू कर दीजिए। आप इसको मान के चलिए कि आपको बार बार मैप देखना है, बार बार मैप की आदत आपको डाल लेनी है। अगर ये डेवलप हो गई तो समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें भारत का सामान्य परिचय हम लोग देख रहे थे। परिचय में एक चीज हमने लगा दिया है सामान्य, और सामान्य इसलिए कि सारी बातें हमको पहले चैप्टर में ही नहीं कर लेनी है, हमको थोड़ा सा इतना इंट्रोड्यूस हो जाना है कि भारत के बारे में हम थोड़ा जान जाए, उसके बारे में सोचने लगे। बाकी बातें तो हमको बाद में चैप्टर वाइज करनी ही है। नदियों को पढ़ना है, भूआकृति पढ़नी है पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत के आर्थिक भूगोल को भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। परिचय कई लिहाज से आप करें तो जैसे कहीं आप मिलते हैं किसी दो लोगों से तो आपका परिचय हो गया, आप कहाँ के रहने वाले हैं, नाम वगैरह आपने पूछ लिया, लेकिन पर्पज क्या है मिलने का, उस हिसाब से परिचय बदलता चला जाता है। और मिल कहाँ रहे हैं इस हिसाब से भी बदलता चला जाता है। आप यूरोप में किसी से मिल रहे हैं तो आप परिचय देंगे मैं भारतीय हूँ। अगर आप इंडिया में ही किसी से मिल रहे हैं तो आप परिचय देंगे कि मैं फला प्रदेश का रहने वाला हूँ। अगर आप एक प्रदेश के अंदर ही मिल रहे हैं तो आप बताएंगे मैं फला जिले का रहने वाला हूँ। तो ये डिपेंड करता है और इसकी अलग अलग समय और परिस्थितियों के हिसाब से वैल्यू होती है, महत्व होता है। यहाँ पर जो परिचय हमने किया था तो थोड़ी बातें मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ। उसके पहले मैंने आपको बताया था, एक बार मैं रिवाइज भी उसको कराना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार के हम बारे में हमने बताया था 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और दोनों हमने बताया था 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश। और हमने दोनों के बारे में ये बताया था कि उत्तरी अक्षांशी लिखेंगे क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसी भी तरीके से इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि बहुत सारी किताबों में दिया होता है 8 डिग्री 4 मिनट और आपने बताया 6 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट का अंतर मैं आपको बताना चाहता हूं।
अगर आप भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु लेंगे, यहां इस बिंदु की मैं बात जो कर रहा हूं, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, और यहां से शुरू करके ये विस्तार आप देख रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं, तब ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट। विषुवत रेखा से थोड़ा सा 2 डिग्री और आप उत्तर में चले गए। लेकिन अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, तो इंदिरा पॉइंट आपका यहां पे पड़ेगा, दक्षिणी बिंदु की बात कर रहे हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ेगा। तो ये 2 डिग्री और आप दक्षिण में जाएंगे, यानी कि विषुवत रेखा से और करीब जाएंगे। विषुवत रेखा तो 0 डिग्री है, तो आप पहले 6 डिग्री और ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु लेंगे तो 8 डिग्री हो जाएगी। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुख्य भूमि नहीं, भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं उसको लेंगे, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगी। कोई कंफ्यूज इसमें जरा सा भी ना हो, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। क्वेश्चन करते समय आपको पढ़ लेना है लैंग्वेज, कि आप मुख्य भूमि का उत्तर दे रहे हैं या फिर भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है वहां उसका उत्तर दे रहे हैं। भारत की आकृति अगर आपसे कभी पूछी जाती है तो आप आकृति क्या बताएंगे? क्या ये आपको त्रिभुज की तरह दिख रही है? त्रिभुज की तरह तो दिख नहीं रही है। अगर ये ऐसे होती नीचे से और ऊपर ऐसे सपाट हो जाता, सीधा सीधा पूरा बीच से भारत ऐसे कट जाता, यहां से कुछ ऐसे हो जाता, तब तो ये त्रिभुज हो जाती। ऐसे भी होती तब भी हम त्रिभुज मान लेते। लेकिन ये त्रिभुज की तरह नहीं है। इसको आप अगर थोड़ा सा ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी आकृति आपको मिलेगी, जो एक चतुष्कोणीय आकृति होगी। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है। पूर्व से पश्चिम आप जाएंगे 2933 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण आप आएंगे 3214 किलोमीटर, ये आपको मिलेगी इसकी लंबाई चौड़ाई। भारत के क्षेत्रफल के बारे में भी हमने बात की थी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये है। हमने स्थलीय सीमा की बात की थी कि 15,200 किलोमीटर है। समुद्र की तट की लंबाई अगर हम देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। लेकिन अगर इसमें मुख्य भूमि के साथ साथ में लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इन सबको जोड़ते हैं तो 7,516 आती है, और अगर उन द्वीपों को निकाल देते हैं तो 6100 किलोमीटर ही रह जाती है। ठीक है, थोड़ी सी बात इसमें और ऐड करेंगे कि ठीक है, आपने बता दिया कि समुद्र तट की लंबाई ऐसी है। अब पूछ लिया जाए किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप क्या बताएंगे? तो गुजरात जो है, गुजरात की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। तटीय रेखा की मतलब बात हो रही है, तो ये मतलब क्या है? ये गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। मैक्सिमम जो कोस्टल लाइन है वो किसकी है? गुजरात की। और गुजरात के बाद में जो सेकंड पोजीशन पे है वो है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों पोजीशन याद रखिएगा, गुजरात एंड देन आंध्र प्रदेश। पूछ लिया जाता है कभी कभी, 2 पोजीशन आपको याद रहेंगी, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बात आती है कि हमारा जो देश है, हमारे देश की जल सीमा भी होती है, प्रादेशिक जल सीमा होती है, जिसको हम टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक जल सीमा कितनी होती है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जो हमारा तट है, इस तट से कितने किलोमीटर तक हम जाएंगे, कितने माइल तक जाएंगे, जो हमारा ही एरिया पाया जाएगा। क्योंकि इंडियन ओशियन पर भारत की कोई बपौती नहीं है। ऐसा नहीं कि उसने रजिस्ट्री करा रखा है, इसके आसपास तो और भी देश है ना। इधर आप आएंगे तो पूरा अफ्रीका मिलेगा, इधर आप आएंगे तो अन्य देश आपको मिल रहे हैं। तो कोई कैसे दावा करेगा? तो कुछ प्रादेशिक जल सीमा होती है कि यहां तक आपका अधिकार होगा। तो वो 12 समुद्री मील मानी जाती है कि 12 समुद्री मील की दूरी तक अगर आप जाएंगे, 12 समुद्री मील तक, है ना, 12 समुद्री मील तक आप जाएंगे तो यहां तक आपका होगा। तो ये हमारी प्रादेशिक जल सीमा है। ये 12 समुद्री मील की जो बात हो रही है, ये क्या है? प्रादेशिक जल सीमा है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये आपसे 25 शब्दों में लिखने भी कहीं पे जीएस में पूछा जा सकता है। तो ये आपकी प्रादेशिक जल सीमा हो गई। कहने का मतलब है कि भारत इसका उपयोग अपने अनुसार कर सकता है। 12 मील तक जाएगा, भारत इसमें जो चाहे वो कर सकता है। जो चाहे का मतलब ये होता है, कुछ गलत आप करेंगे तब तो
अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऑर्गेनाइजेशन है आपको रोकेंगे, भारत में ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रोकेंगे। सही से आप उपयोग कर सकते हैं। आपके अधिकार तभी तक हैं जब तक दूसरे के अधिकारों का आप हनन नहीं कर रहे हैं, तभी तक आपके अधिकार होते हैं। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो 12 समुद्री मील से जब आगे आप जाते हैं 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से या संलग्न क्षेत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ये प्रादेशिक जल सीमा को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। 12 तक ये जाएगा, 12 मील तक, 12 माइल, और ये माइल कैसी होगी, समुद्री माइल। यहां तक तो ये हो जाएगा। जैसे ही इसके आगे आप बढ़ेंगे, यानी कि 12 इसमें और जोड़ दीजिए, अब आप 24 समुद्री मील की बात करिए, कितना, 24 समुद्री मील की बात करिए, तो 24 समुद्री मील तक का जो एरिया है उसको कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिन्यूअस जोन को संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं हिंदी में, संलग्न क्षेत्र मंडल, संलग्न क्षेत्र मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। तो भारत को यहां पर 12 समुद्री मील तक संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। जब वो 12 और आगे बढ़ेगा तो यहां पर राजकोषीय अधिकार मिलते हैं, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार मिलते हैं, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार मिलते हैं, आप्रवासी कानून जो लागू करने के हैं वो अधिकार मिलते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संलग्न क्षेत्र मंडल तक भारत को कौन कौन से अधिकार निम्नलिखित में से मिलते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार, आप्रवासी कानून लागू करने संबंधी अधिकार, ये सब यहां मिल जाते हैं। 4 अधिकार ये नोट कर लीजिएगा। चारों के बारे में जो हमने बात की कि यहां पे सीमा शुल्क से संबंधित, राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण के अधिकार और आप्रवासी कानून लागू करने संबंधी अधिकार यहां पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम चले जाते हैं 200 मील तक, यानी कि ये जो किनारा है इसको हम लेके कहां तक चले जाते हैं, 200 मील तक। तो 200 जब समुद्री मील तक हम जाते हैं तो यहां वाले क्षेत्र को सबसे पहले क्या कहते हैं ये आप जानिए। तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हिंदी में इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 मील तक इसको बोलते हैं, 200 समुद्री मील तक बोलते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है यहां तक कि सीमा रेखा के अंदर भारत खनिज संपदा जितनी पाई जाती है, जितनी भी जल शक्ति है, जितना भी सागरीय जीव हैं, उन सब का सर्वेक्षण कर सकता है। 3 चीजें यहां पे नोट कीजिएगा। यहां तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक भारत क्या कर सकता है, जो भी समुद्री झील है, जीव है, समुद्री जीव, जो भी समुद्री संपदा है, समुद्री संपदा, समुद्री जीव जो भी वहां पर पाए जा रहे हैं, जो भी खनिज पाए जा रहे हैं, खनिज संपदा भी वो समुद्री ही होगी, जो भी जल शक्ति पाई जा रही है, जल शक्ति, खनिज, इन सब पर वो क्या कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। इन सब पर अनुसंधान करने के साथ साथ में वो उसका दोहन कर सकता है। लेकिन विदोहन लिखिए शब्द ज्यादा सही है कि उसको सही तौर पर दोहन करे। उसका संरक्षण करने संबंधी अधिकार उसके पास है, उसको संरक्षित रख सकता है, उसको जितना भी रिसर्च डेवलपमेंट कुछ भी वो कर सकता है यहां पर। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये 200 मील तक तो है, 200 समुद्री मील तक ये पूरा क्षेत्र है, एरिया कितना है भारत का, इतना, तो 2.02 लाख वर्ग किलो, मिलियन वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र पाया जाता है। ये भारत के पास का जो इतनी दूर जाने पे जो क्षेत्र है, अगर एरिया निकालेंगे तो इतने वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र पाया जाता है। तो सबसे कम यहां पर पहले प्रादेशिक जल सीमा होगी
टेरिटोरियल सी 12 मील तक, 24 में आएंगे तो कॉन्टिग्युअस जोन आएगा जिसको आप संलग्न क्षेत्रमंडल कहते हैं। 200 मील तक आप जाएंगे, यानी कि इंडिया में आप इसको अगर ड्रॉ करें तो ऐसे बनाएंगे ABC, तो ये ए वाला जो हो जाएगा ये टेरिटोरियल सी, बी वाला जो हो जाएगा ये ए है तो इसको ए नाम दे दीजिए, बी वाला तो ये बी, ये कॉन्टिग्युअस जोन हो जाएगा, और तीसरा ये सी हो जाएगा जिसको EEZ के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। 1 से 12 तक समुद्री मील में आप जाएंगे तो आपको कौन सा क्षेत्र मिलेगा, अब आप बता देंगे, प्रादेशिक जल सीमा होती है। बी वाले में संलग्न क्षेत्र मंडल होता है। ठीक है, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, जैसे यहां पर जितनी भी बात हमने की है वो समुद्री मील में की है। एक समुद्री मील जो होता है, समुद्री मील, ये 1.85 जो साधारण मील है, नहीं किलोमीटर, 1.852 जो किलोमीटर है उसके बराबर होता है। एक समुद्री मील में इतने किलोमीटर होते हैं, और जो एक मील होता है वो नॉर्मली कहा जाता है 1.59 किलोमीटर के बराबर होता है। अंतर समझ में आ गया, 1.59 किलोमीटर एक मील और 1.85 किलोमीटर एक समुद्री मील ये हो जाता है। तो समुद्री मील जो है वो मील से थोड़ा सा बड़ा इकाई है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का ये पूरा सब आपको समझ में आ गया। राज्य, राजधानी, ये सब याद कर लीजिएगा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में ये भी बात कर ली थी कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के बारे में बात की थी। फिर हमने कहा था सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा है, तो राज्य गोवा वो हो जाएगा। ठीक है, एक यहां पर जब राज्यों की हम बात करते हैं तो एक है आपका पुडुचेरी या पांडिचेरी, वो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, पुडुचेरी या पांडिचेरी की जो हम बात करते हैं, इसको पुडुचेरी भी कहते हैं, पांडिचेरी भी कहते हैं, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे खास बात क्या है, इसको बहुत सही से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा गया है। ये देखिए यहां पे पड़ता है ये पुडुचेरी, यहां पर आपका ये पुडुचेरी पड़ रहा है, इसी को पांडिचेरी भी कहते हैं, पुडुचेरी भी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इसका जो फैलाव है वो 3 राज्यों में पाया जाता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो पुडुचेरी मुख्य तौर पर ये है ही है ना, पुडुचेरी ये है ही है। दूसरा आपको ये यनम मिलेगा, यहां पे आइए, इस जगह पे आंध्र प्रदेश के बगल में मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा कराईकल, ये यहां पे तमिलनाडु के बगल में मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ 3 नहीं 4 हो जाएगा, इसमें पुडुचेरी भी आएगा मुख्य तौर पे, एक्चुअली हम माहे इसको उसी में जोड़ दे रहे हैं, 4 हो जाएगा, माहे भी तो आएगा और ये कि माहे भी हो जाएगा। तो माहे पुडुचेरी जो मुख्य है, और इधर आप आएंगे तो कराईकल, ठीक है, और इधर आप आएंगे यनम। ये 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, ठीक है, जो पाए जाते हैं। और राज्य आपसे पूछा जाएगा तो 3 राज्य में हो जाएगा। राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्यों में विस्तार, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 3 राज्यों में विस्तार वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कह देंगे पुडुचेरी। 3 राज्य कौन कौन से, एक ही आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा यहां पर केरल। तो स्थान तो 4 हो गए हैं, लेकिन राज्य 3 ही होगा, राज्य 3 राज्यों में फैलाव है ना। ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ये 3 राज्य हैं इसके, ये समझिए 3 राज्य इसके हैं। बात समझ में आ गई। तो इनको मैप पे भी आप लोकेट करके देख लीजिए। जो मुख्य भूमि तमिलनाडु की है, सॉरी पुडुचेरी की है मुख्य भूमि, ये यहां पर आप आएंगे तो देखिए पुडुचेरी ये है, ये वाला एक पुडुचेरी ये है, और यहां पे आएंगे तो एक पुडुचेरी ये है। ठीक है, कराईकल तमिलनाडु की सीमा पे आपको मिल जाएगा, पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश की सीमा पे यमन आपको मिल जाएगा, यनम, और माहे जो है ये केरल की सीमा पर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो पुडुचेरी मेन है वो कौन सा है, वो यहां पर है, ये देखिए तमिलनाडु वाला जो पुडुचेरी है ये मुख्य हो जाएगा।
ये मुख्य हो जाएगा पुदुचेरी, इस वाले को कहते हैं। पहले शायद मैंने इसको बोल दिया था, ये गलत में बोला था, इसको सही करिए, ये वाला हो जाएगा। मुख्य जो पौंडीचेरी है ये तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मुख्य पौंडीचेरी तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। तो माहे, कराईकल और यनम और ये पुदुचेरी, तो ये अपने आप में एक मुख्य भी है। ये वाला आप कंसीडर कीजिएगा, मेरे गलत निकल गया था यहां, ठीक है, ये वाला आप ध्यान रखिएगा। मुख्य पौंडीचेरी कहां पर है? वो तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। जस्ट इसके आप श्रीलंका के पास में ये जाएंगे, ये पाक स्टेट आपका है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। बाकी जो सबसे लेटेस्ट बना है आप जानते ही हैं, यहां पर ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर का पूरा ये एरिया यहां पर हुआ करता था, ये वाला पूरा एरिया, और इस एरिया को जम्मू कश्मीर राज्य के नाम से जाना जाता था। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, और ये एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा यहां पर लद्दाख हो गया है। एक जम्मू कश्मीर यहां पर है और दूसरा यहां पर क्या हो गया है? लद्दाख। इसके पहले जो विभाजन हुआ था वो इसका हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 को ये हुआ था। जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? कब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग किए गए? तो 31 अक्टूबर 2019 की बात है। 31 अक्टूबर 2019 की बात है। यह कब हुआ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पहले पूरा यहां तक ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, और इसकी राजधानी जो हुआ करती थी वो हैदराबाद हुआ करती थी। अब इसकी राजधानी अमरावती है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। 2 जून 2014 से पहले ये इस स्थिति में था, और 2 जून 2014 को इसको बांट के 2 भागों में कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को ऐसे कर दिया गया, ठीक है। फिर आती है बारी इधर दादरा नागर हवेली की। मैंने आपको बताया था दादरा नागर हवेली और ये दमन दीव को भी एक किया गया। इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है ना, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। दादरा नागर हवेली और दमन दीव, इसको कब किया गया? 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में इसको दोनों को मिला के एक स्टेट कर दिया गया, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश ही है लेकिन इसको एक कर दिया गया। बात समझ में आ गया? यूनियन टेरिटरी ही है लेकिन इसको अब एक कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा। पहले आपसे ये भी पूछता था, झारखंड को अलग करके बिहार से बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाया गया, और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। लेकिन अब ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाएगा, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएंगी, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा निकोबार, कार निकोबार, बड़ा निकोबार, इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। और इसी पे हमने बताया था कि इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है? ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर आपको मिलेगा नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिडिल अंडमान, उसके बाद आप आएंगे लोअर अंडमान, फिर आपको लिटिल अंडमान मिलेगा। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ, मिडिल, लोअर और फिर लिटिल। फिर कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद में फिर आप आएंगे इधर, तो आपका ये यहां पर आएंगे तो लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार देखिए सबसे दक्षिण में है यहां पर, और इसी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट यहां पर स्थित है। मैंने जो अभी आपको बताया था 6 डिग्री 4 मिनट, तो यहां तक आप आएंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट, और भारत की जो मुख्य भूमि होगी तो 2 डिग्री इसके ऊपर हो जाएगी। तो ग्रेट निकोबार ये है। ग्रेट निकोबार सबसे साउथ में है। नॉर्थ निकोबार, मिडिल निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये ऐसे पूछ लिया जाता है। तो नॉर्थ, मिडिल, लोअर, लिटिल, ये आपका अंडमान है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर कार निकोबार है, ये क्या है?
निकोबार है, तो ये कार निकोबार है, और ये आपका लिटिल निकोबार है, और ये लास्ट में आप आएंगे तो ये ग्रेट निकोबार है। लिटिल निकोबार यहां पर देखिए, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसकी अंडमान और निकोबार की राजधानी है। ये पूरा आपको जानना चाहिए। इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार। और ये अगर आपको याद है तो आपको पता हो जाएगा कि सबसे सदर्न जो पार्ट है वो सदर्न पार्ट आपका क्या है? ग्रेट निकोबार है। बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? बैरन द्वीप जो पूछा जाता है वो मिडिल अंडमान में स्थित है। कहां पर है? मिडिल अंडमान में स्थित है। मिडिल अंडमान के आप ईस्ट पार्ट में जाएंगे यहां पर, तो यहां आपको बैरन आपको यहां पर मिल जाएगा। बैरन क्या है? बैरन एक द्वीप है, और ये एकमात्र जागृत ज्वालामुखी द्वीप है। जागृत ज्वालामुखी द्वीप, और ये कई बार आपसे पूछा गया है। जागृत ज्वालामुखी द्वीप है बैरन, ठीक है। आप चले आइए इधर, एक नारकोंडम भी पड़ता है उत्तरी अंडमान का। आप देखेंगे तो उत्तरी अंडमान का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी अंडमान ये है, इसके उत्तर पूर्वी भाग में यहां पर देखेंगे तो एक आपको मिलेगा नारकोंडम द्वीप। ये भी ज्वालामुखी द्वीप है। नारकोंडम भी क्या है? ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन ये जागृत नहीं है, ये एकमात्र जागृत है। बैरन द्वीप जो है ये जागृत है और वो जागृत नहीं है। आप फिर आएंगे 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ये यहां पर आप देखिए, अंडमान ये है और निकोबार ये है, इसको अलग करने वाली ये देखिए रेखा है ना? नहीं, ये 11 है, इसके बाद आप आएंगे यहां पर, ये आपका इधर हो जाएगा अंडमान और इधर हो जाएगा निकोबार। तो यहां पर ये तो 11 है, इसके नीचे ये 10 मिलेगी। 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री, ये 11 नहीं है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, 11 है। इसी दोनों को अलग करती है, बस ये आप ये समझिए। किसको? ये क्या लिखे हैं पता नहीं है, मैप में जो भी दिया। 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। और अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया है कि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन अलग करता है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इसको कौन अलग करता है? तो दक्षिणी और लघु अंडमान को अलग करता है डंकन दर्रा पाया जाता है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये लिटिल अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है, इसको अलग करने का काम कौन करता है? तो ये डंकन पास करता है, डंकन दर्रा पाया जाता है, डंकन दर्रा पाया जाता है, वो करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है उत्तरी अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो अंडमान को निकोबार से अलग करती है। 10 डिग्री जिसको चैनल के नाम से जाना जाता है, तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है, अंडमान को निकोबार से ये अलग करती है। बात समझ में आ गई? अंडमान को निकोबार से ये अलग करती है। एक ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा अगर और आप जाएंगे, थोड़ी सी बातें और हमको करनी है। जैसे चैनल की बात हो रही है तो आप सोचेंगे कि ये कहां पर है, तो ये 10 डिग्री आप तुरंत जान जाइए। ये जो लिटिल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आप इसको दिखा लीजिए। इधर आप पोर्ट ब्लेयर जहां पर स्थित है, मैंने आपको बताया ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर के नीचे ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच में आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? डंकन पास मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैप जब तक आप दिमाग में नहीं बिठाएंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। उत्तरी अंडमान के ऊपर आप जाएंगे, ये नॉर्थ अंडमान है, यहां पर जब आएंगे इसके ऊपर यहां पर आएंगे तो एक कोको स्टेट पड़ती है। कोको द्वीप जो है वो म्यांमार के अंतर्गत है। कोको द्वीप समूह पूरा यहां पर पड़ेगा, कोको स्टेट पड़ेगी, तो कोको स्टेट इसको अलग करेगी, उत्तरी अंडमान को और कोको द्वीप को। कोको द्वीप म्यांमार में आता है तो म्यांमार और अंडमान को ये अलग करने का काम करती है। कोको स्टेट म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान तो यहां पर सबसे शीर्ष में यहां पर पड़ जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको अगर कह दिया जाए मरकत, एमराल्ड, तो ये आप समझिएगा यही द्वीप समूह जो है इसको जाना जाता है इस नाम से। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, कभी नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा, तो आप समझ जाइएगा इसी एरिया की बात हो रही है। चलिए अब इधर आते हैं।
प्रवाल भित्ति के बारे में जब बात होती है तो हमारे यहाँ लक्षद्वीप की बात आ जाती है। तो आगे हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, तो ये लक्षद्वीप है। प्रवाल भित्तियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब अगर प्रवाल भित्ति आपके सामने कहा जा रहा है कोरल रीफ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसीलिए जरूरी होता है फर्स्ट पेपर यानी कि विश्व का भूगोल पढ़ना सबसे पहले। लक्षद्वीप कई द्वीपों से मिलकर बना है। अवस्थिति आपने यहाँ पर देख ली। लक्षद्वीप को जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ये यहाँ पर लक्षद्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो द्वीप है ये आपसे पूछा जाता है और वो है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो मिनिकॉय है। बाकी इसमें देखिए इतने इतने ये सारे द्वीप हैं। ये कवरत्ती यहाँ पर है, इसकी राजधानी है, बाकी ये सारे द्वीप हैं। लेकिन इसमें जब मिनिकॉय आपसे पूछा जाएगा तो मिनिकॉय सबसे बड़ा इसका द्वीप है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में एक चैनल पड़ता है जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल ये कहां पर है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, इसको याद रखिएगा। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में ये 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। दोनों उत्तरी अक्षांश की, मतलब उत्तरी अक्षांश की ही बात हो रही है, 8 डिग्री चैनल। ठीक इसी तरीके से आप आएंगे 9 डिग्री चैनल पर, तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है मिनिकॉय और किसके बीच में 9 डिग्री चैनल है? तो मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप भूमि से ये अलग करता है। मिनिकॉय को जो मुख्य लक्षद्वीप भूमि है, ये पूरी मुख्य लक्षद्वीप भूमि है ये, तो इससे ये अलग करता है। सब कुछ इसमें दिख नहीं रहा है मैप में। मुख्य लक्षद्वीप भूमि, मुख्य लक्षद्वीप जो भूमि है उससे ये अलग करता है। 10 डिग्री आप पढ़ ही चुके हैं, 10 डिग्री आप पढ़ ही चुके हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये आप आएंगे इधर तो चैनल ऐसे ही, ये अक्षांश की ही बात हो रही है ना, तो आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये 6 है, आगे आप आएंगे तो ऐसे 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, ऐसे नीचे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये मिलता चला जाएगा। जैसे ये यहाँ पर 6 है और ये 8 है, तो जैसे ऐसे बढ़ेंगे ऊपर की ओर तो ऐसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, नीचे की तरफ घटता चला जाएगा। हम अक्षांश रेखा से नजदीक जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो 8 है, जब 10 की हम बात करते हैं तो ये और ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो घटता चला जाएगा। समझ रहे हैं? आप विषुवत रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये संख्या डिजिट बढ़ती चली जाएगी। तो ये 9 डिग्री यहां पर पड़ेगा, 10 डिग्री इसके ऊपर पड़ेगा, इस तरीके से। तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप भूमि से अलग करता है। यहां पर आएंगे तो ये पाक स्टेट पड़ती है। पाक स्टेट भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है, भारत को श्रीलंका से। और भारत में भी पूछा जाए तो पाक स्टेट जब भी आपसे पूछी जाएगी तो पाक स्टेट में आप ध्यान रखिए तमिलनाडु और श्रीलंका पूछा जा सकता है। तमिलनाडु और श्रीलंका आपसे पूछा जा सकता है। तो पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही एक आदम ब्रिज भी स्थित है, जिसको पंबन द्वीप आप पढ़ते हैं तो पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है। एडम ब्रिज इसको बोलते हैं, एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज जो आपका है ये कहां पर स्थित है? ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। पाक स्टेट भी है वही, ये भी वही है। और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। तो रामेश्वरम अगर आपसे पूछ लिया जाए कहां है, तो ये है पंबन द्वीप पे, पंबन द्वीप पे। और पंबन द्वीप कहां है? तो यह है एडम ब्रिज पे, एडम ब्रिज। एडम जो ब्रिज है वहीं पर पंबन द्वीप स्थित है। आदम ब्रिज का ये हिस्सा है आप कह सकते हैं, उसके ऊपर भले नहीं स्थित कहिए, उसका हिस्सा आप मान सकते हैं। आदम ब्रिज के जब उत्तर में आप जाएंगे तो पाक की खाड़ी आएगी और दक्षिण में आप जाएंगे तो मन्नार की खाड़ी। तो आदम ब्रिज जो है, एडम ब्रिज, तो उत्तर में, इसके उत्तर में आएगी पाक की खाड़ी, पाक स्टेट ये जो है, तो ये पाक की खाड़ी यहां पर आ जाएगी, है ना, पाक की खाड़ी। और उसके आदम ब्रिज के दक्षिण में जाएंगे तो ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार गल्फ आएगा, मन्नार की खाड़ी आएगा। बस इतना याद रखिए, सेंटर में आप एडम ब्रिज लिख दीजिए, ठीक है। ये एडम ब्रिज आपका हो गया। एडम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी, यानी कि एडम ब्रिज है कहां, ये मैं आपको लोकेट करके यहां दिखा रहा हूं। यहां पर एडम ब्रिज है, इधर पाक की खाड़ी हो जाएगी और दक्षिण में आप जाएंगे, यहां पर ये मन्नार,
ये मन्नार की खाड़ी और ये पाक की खाड़ी, यहां पर आपका एडम ब्रिज मिल जाएगा। ठीक है, पंबन भी यहीं पर स्थित मिलेगा, इस जगह पे पंबन भी कहां मिलेगा, यहीं पर स्थित मिलेगा, यहां पर पंबन द्वीप रामेश्वरम, रामेश्वरम पंबन द्वीप पर ही है, पूछा जाता है प्रश्न। और पंबन द्वीप एडम ब्रिज का हिस्सा है, इसका ये हिस्सा है। इस तरीके से इसको ध्यान में आप रखिएगा। बाकी इसके बेसिक्स में हमने वो सारी बातें की थी कि भारत के 18 राज्य जो हैं वो स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं। हमने रेड क्लिफ रेखा की बात की थी, हमने बात कर ली थी मैकमोहन की। जैसे रेड क्लिफ की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में ये सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण 1947 में एक नाम था, सर उसमें लगाते थे, इन लोगों के नाम के आगे तो लगाते थे सीरिल रेडक्लिफ, तो उनके द्वारा किया गया था। क्योंकि उस समय ये बांग्लादेश जो था वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो भारत और बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेडक्लिफ रेखा के कारण ही होता था। क्योंकि उस समय ये बांग्लादेश जो था वो किसका हिस्सा था, 1947 की बात कर रहे हैं, तो 1947 में ये उसी का हिस्सा था। तो रेडक्लिफ ने क्या किया था, बांग्लादेश क्योंकि उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए इसका निर्धारण जब किया तो भारत बांग्लादेश का निर्धारण भी इसी के हिसाब से होता था। मैकमोहन मैंने आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच में है। 1914 में हेनरी मैकमोहन उनका नाम था, तो चीन और भारत के बीच में हेनरी मैकमोहन ने 1914 में इसका वो कर दिया था। 1914 हेनरी इनका नाम था, हेनरी मैकमोहन, तो मैकमोहन ने इसको 1914 में निर्धारित किया था, है ना। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान और भारत की सबसे कम सीमा मिलती है। 1896 में मोर्टिमर डूरंड एक थे, मोर्टिमर डूरंड इनका नाम था, तो मोर्टिमर डूरंड ने इसको 1896 में निर्धारित किया था। 1896 में मोर्टिमर डूरंड, तो मोर्टिमर डूरंड ने इसका निर्धारण किया था। भारत एवं पाकिस्तान उस समय एक ही हुआ करते थे, इसलिए अब देखें तो वर्तमान समय में ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करते हुए दिखेगी। अगर अभी हम देखेंगे तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारित करते हुए यहां पर आपको ये दिखेगी, इस जगह पे। लेकिन उस समय लेकिन उस समय जो है ये, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, एक ही में थे 1896 में, तो आपको भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में क्योंकि बहुत छोटी रेखा थोड़ी सी मिल रही है लद्दाख से, यहां पर आप देखिए बहुत छोटी सी आपको रेखा मिलेगी। उसकी लंबाई कितनी है, कल मैंने बताई थी आपको, याद करिए, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए। तो ये छोटी सी रेखा का निर्धारण कर रही है। वर्तमान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके जो है, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये मतलब यहां पर तक नहीं आना है, यहां पे यहीं पर यही जो हिस्सा मिल रहा है, बस इतना ही थोड़ा सा निर्धारित करेगी। बाकी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण ये करती है। अच्छा, पीओके के बारे में आपको पता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको पता है। बात है 1947 की। 1947 में आजादी के समय पाकिस्तान के जो स्थानीय कबीले हुआ करते थे, तो पाकिस्तानी स्थानीय कबीलों ने कुछ काम किया। 1947 में पाकिस्तानी स्थानीय कबीलों ने जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला बोल दिया, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर बाद में भारत में विलय की घोषणा उसने की। जब वो विलय कर गया, लेकिन क्योंकि इन्होंने कब्जा कर लिया था और मामला यूएनओ में फिर चला गया, तो भारत के आक्रमण पर कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया जा सका। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान ने स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से, जो वहां के कबीले थे उनके सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला बोला था। तो वहां पर जो क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। मामला चला गया यूएनओ में, तो यूएनओ में जब गया तो भारत ने आक्रमण पर करके कब्जे वाले क्षेत्र को पुनः भारत में नहीं मिलाया। ये उस समय ऐसा हुआ,
क्योंकि मामला वहां पे चल रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विरोध हो जाता। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा था भारत का होते हुए भी पाकिस्तानी कबीले के हाथ में रहा, पाकिस्तान के कब्जे में फिर चला गया। तो इसी कारण से इसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये पूरा ये हिस्सा है, यहां से यहां तक है ये भारत का हिस्सा, लेकिन इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। ये है। इसी में फिर 1947 की ये बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर नियंत्रण रेखा आपसे पूछी जाए तो यहां पर ये निर्धारित की गई, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहां पर ये निर्धारित कि इसके इधर आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और इधर भारत का है, जम्मू कश्मीर में जो आता था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के हिस्से में। अब ये जम्मू कश्मीर को बांट के दो हिस्सों में कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। नीचे जम्मू कश्मीर और ऊपर आपका ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1962 की बात है। 1962 के दौरान भारत चीन का जब युद्ध हुआ तो चीन के द्वारा थोड़ा सा हिस्सा इधर और हड़प लिया गया था, है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ये चीन ने हड़प लिया था। 1963 की बात है। 1963 में कुछ हिस्सा ऐसा था जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया था। तो वो ये वाला हिस्सा है, किसमें? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले हिस्से में से ही ये वाला हिस्सा। तो इतना तो अब चाइना के पास हो गया। इतना क्या हो गया? चाइना के पास हो गया। बड़ा विवादित क्षेत्र है ये। 1962-63 में इतना और चला गया, 1947 में इधर चला गया। तो ये पूरा हिस्सा इतना आपका विवादित है। बात समझ में आ रही है? ये पूरा हिस्सा विवादित है आपका। इसी में यहां पर आप देखेंगे, इस जगह पे आप देखेंगे, यहीं पर ग्लेशियर आपको मिलता है, सियाचिन ग्लेशियर। इस जगह पे आपको मिलेगा। जो ग्लेशियर की आप बात करते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर इसी जगह पे आपको मिलता है। आगे इसके बारे में जब हम आगे बात करेंगे तो वहां पर चर्चा कर लेंगे। सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। इतना जो है ये हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, विवादित क्षेत्र। और पाकिस्तान इसी पे तो सब कुछ, जितना आतंकवाद की भारत में जड़ है वो इसी के कारण से है, ठीक है। तो ये पूरा है और ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत क्षेत्र आता है। इधर आपने समझा ये कैसे कैसे क्षेत्र हैं। 1947 में ये जब भारत की आजादी हुई तब से ये जाल बवाल शुरू हुआ और अभी तक ये ऐसा चलता चला आ रहा है। तो एक मोटे तौर पर हमने वो सब कुछ देख लिया जो जरूरी था। सबसे लंबी पड़ोसी देश की सीमा कौन सी है, किसकी है, और कौन सा देश है जिसके साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है। जैसे ज्यादातर के साथ कई हैं जिसके साथ 5 मिलती है, नेपाल के साथ मिलती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक है ना। चीन के साथ कितने राज्यों की मिलती है? 5 ही मिलती है। अफगानिस्तान केवल जो पाकिस्तान ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, यहाँ पर आप देखिए, इसमें तो आपको समझ में आएगा। अब ये लद्दाख में चला गया है, ये इससे केवल सीमा मिलाता है। जम्मू कश्मीर से पहले मिलती थी, अब ये लद्दाख से मिलती है। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब आगे का जो हमारा डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलेंगे। भारत की जो भू-आकृति है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।